Hello everyone. Today we are here to study our chapter 6 from class 9th English Moments book, and the title of the chapter is Weathering the Storm in Ersama, which is written by Harsh Mande. So student, the title itself is showing that this chapter is all about a storm. Ersama is the name of the place. उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है मतलब समुद्र के तट पर ही एक ये जो टाउन बना हुआ है एरसामा, और वहाँ पर एक तूफ़ान आया था। वेदरिंग मतलब यहाँ पर फेस करना, उसको है ना, उसका सामना करना। तो उस तूफ़ान को जो फेस किया था एरसामा में जो आया था, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इसमें स्टोरी है। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. तो ये बात है 27 अक्टूबर 1999 की, जब जो हमारे नरेटर हैं प्रशांत, उनकी मदर की डेथ को 7 ईयर्स हो गए थे। उनकी मदर की डेथ के 7 ईयर्स के बाद प्रशांत जो है वो जाते हैं एरसामा, जो कि एरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में जाते हैं। हेडक्वार्टर्स होते हैं जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जगतपुरा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये जो है एरसामा के क्वार्टर्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो है एरसामा के जो क्वार्टर है, हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पर बना हुआ है? ये उड़ीसा का एक छोटा सा टाउन है जो कि कोस्टल एरिया, जो समुद्र के किनारे पर बना हुआ है। 18 किलोमीटर्स उसके गांव से दूर है, और वो वहाँ पर किस लिए जाता है? एक दिन अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करने के लिए, बिताने के लिए। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, और शाम को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और डरावना सा जो है एक तूफ़ान आ गया। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. हवाएं इतनी तेज चल रही थी, हवा मतलब घरों के अगेंस्ट में, और जो फ्यूरी मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तेज, मतलब हवाएं इतनी तेज और इतनी स्पीड से चल रही थी कि प्रशांत ने पहले ऐसे कभी नहीं देखा। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। हैवी और बहुत तेज, और इंसेसेंट होता है मतलब लगातार, कंटिन्यूसली बारिश, और बहुत तेज बारिश आने से सब जगह अंधेरा सा हो गया। एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ। अब जो एंशियंट ट्रीज मतलब जो बहुत पुराने पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे, वो भी जो क्या हो गए, जमीन अर्थ को तोड़ते हुए, क्रैश करते हुए, उसमें से उनकी जड़ें जो है बिल्कुल बाहर निकल आई। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। अब जब लोग और उनके घर जो थे ऐसे पानी में तेजी से बह रहे थे, तो उनकी चिल्लाने की आवाज़ें पूरे हवा में ऐसे भर गई थी। ऐसे लग रहा था चारों तरफ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज था कि मतलब ऐसे लग रहा था जैसे पानी को गुस्सा आया हुआ है, एंग्री हो गया है पानी। तो एंग्री वाटर जो था वो स्विल्ड मतलब होता है गोल गोल घूमना जैसे। तो बहुत तेज़ी से गोल घूमते हुए उसके फ्रेंड के घर, जिसके घर गया हुआ था प्रशांत, तो उस फ्रेंड के घर पे आ गया था नेक डीप। मतलब अगर आप उसको देखो तो उसमें वहाँ पर उनके घर में आपकी नेक तक पानी आ गया था, इतना ज़्यादा मतलब पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर्स पर आवर। अब उसका घर की जो बिल्डिंग थी वो ईंटों से, और मोटर होता है जैसे सीमेंट में और भी हम बहुत सारी चीज़ें जैसे मिट्टी और लाइम वगैरह मिलाते हैं तो उससे बनाते हैं। तो कहते हैं कि घर मजबूत था, सीमेंटेड और ईंटों का बना हुआ था, तो इतना मजबूत था कि वो जो ये तबाही हो रही थी, हवा की जो स्पीड थी 350 किलोमीटर्स पर आवर, उसको सहन कर रहा था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द
crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. कहते लेकिन कोल्ड टेरर मतलब वो बहुत ज़्यादा जो डर था, वो फैमिली का जो बहुत ज़्यादा डर था वो कब बढ़ा, जब जो टूटे हुए पेड़ थे वो उनके घर की छत पर गिर गए रात को, आधी रात को, और जो है घर की दीवार और घर की जो छत है उसको डैमेज कर रहे थे। वो पेड़ इतने बड़े बड़े, इतने हैवी पेड़ उनके घर की छत पर गिर गए थे, जिससे कि उन्हें लग रहा था उनके घर की दीवार और जो छत है वो डैमेज हो रही है, वो भी टूट रही है। द crazy destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speed had reduced somewhat by the next morning. अब कहते हैं जो क्रेज, जो इतना पागलों की तरह जो डिस्ट्रक्शन, जो तबाही हुई थी, वो रॉट बाय साइक्लोन किसके थ्रू आई थी? रॉट मतलब होता है किसी से कोई मतलब रिजल्ट निकलना किसी चीज़ से, तो ये जो साइक्लोन था उसकी वजह से ही इतनी ज़्यादा तबाही हुई थी। और जो सर्ज मतलब है स्पीडली, तो इतने जो ये समुद्र है जिससे कि ये जो हवाएं तेज चल रही थी वो अगले 36 आवर्स तक चलती रही, मतलब अगला 24 आवर्स का 36 डेढ़ दिन तक ऐसा चलता रहा, 1.5 डे। और हालांकि जो हवा थी उसकी स्पीड कम हो गई थी अगली सुबह तक, लेकिन मतलब पहले तो 36 आवर तक तो बहुत ही तेज हवाएं चलती रही। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। अब पानी इतना ज़्यादा मतलब घर में भर गया था, तो पानी का जो लेवल जो बढ़ता जा रहा था उससे बचने के लिए प्रशांत और उसकी फैमिली ने क्या किया, घर की छत पर रिफ्यूज मतलब शेल्टर ले ली। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत कहता है कि प्रशांत ने कभी नहीं भूलेगा ये शॉक जो उसने एक्सपीरियंस किया था एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स। ग्लिम्स मतलब नज़र, साइट, जो उसने पहली नज़र में जो तबाही देखी, जो सुपर साइक्लोन मतलब एक साइक्लोन है जो कि बहुत तेज़ मतलब तूफ़ान होता है, सुपर साइक्लोन बहुत तेज़ वाला जो तूफ़ान आया था जिससे जो तबाही बची थी, उसका जो पहली नज़र जो प्रशांत ने देखी थी अगली सुबह ग्रे लाइट में, कहते हैं उसे प्रशांत कभी नहीं भूल सकता। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. अब रेजिंग मतलब बहुत गुस्से वाली कहा जाता है, तो लेकिन बहुत जो नज़ारा था उसके लिए वो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही तबाही वाला जो नज़ारा था। डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर मतलब जो ब्राउन कलर का पानी था, वो कह रहे हैं कि हर चीज़ को उसने कवर, जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ पर आपको ब्राउन वाटर दिख रहा था। ब्राउन क्यों? क्योंकि उसमें मिट्टी, रेत, लोगों के घर और सब चीज़ें आ रही थी, तो वो वाटर जो था वो ब्राउन हो गया था। तो कहते हैं कि सब जगह पानी ही पानी दिख रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। कई जगह सिर्फ जो ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस, जो सीमेंट हाउस थे वो फ्रैक्चर मतलब टूटे हुए, वो भी कई जगह खड़े हुए दिखे, मतलब थोड़े बहुत वो भी टूटे थे लेकिन वो ही खड़े मिले। बाकी जो झोपड़ियाँ और जो कच्चे मकान थे वो सब उस पानी में बह गए। ब्लोटेड एनिमल्स कार्केसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। ब्लोटेड मतलब होता है स्वेलन, स्वॉलन मतलब सूजी हुई, स्वेल की हुई। एनिमल कार्केसेस मतलब डेड बॉडी, एनिमल्स की डेड बॉडी। एंड ह्यूमन कॉप्सेस, ह्यूमन की जो डेड बॉडी होती है उन्हें कॉप्सेस कहते हैं। तो हर जगह आपको एनिमल्स और ह्यूमंस की डेड बॉडीज देखने को मिल रही हैं। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। अब चारों तरफ जब देखते हैं तो बड़े बड़े पुराने ट्रीज जो थे वो भी गिर गए थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. 2 कोकोनट के ट्रीज जो थे उनके घर की छत पर गिर गए थे। This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. अब ये जो गिरे थे पेड़ एक्चुअल में तो क्या था, ये पेड़ जो थे नुकसान पहुंचा रहे थे, बहुत हैवी थे, बहुत बड़े बड़े थे, उनके घर की छत डैमेज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं राइटर, कह रहे हैं कि ये जो मतलब
द ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब होता है जैसे कि कोई बुरा काम, कोई ख़राब काम हो गया लेकिन उसमें भी आपको कोई अच्छाई दिख रही है। अब था तो ये ख़राब काम कि भैया वो गिर गए थे कोकोनट के ट्रीज़, लेकिन कह रहे इसमें भी कुछ अच्छी बात छिपी हुई थी, और वो क्या थी कि इनकी वजह से ही ये जो टेंडर जो सॉफ्ट कोकोनट थे, जो ये फंसी हुई फैमिली थी प्रशांत की, जो कि क्या थी स्टार्विंग मतलब भूख से मर रही थी, भूखे थे ये लोग कई दिनों तक, अगले कई दिनों तक जो है ये लोग जो है उनके कोकोनट्स खाते रहे, जिससे कि उनकी जो भूख थी वो शांत हो रही थी। तो मतलब एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही हो गया था, एक तरह से ये अच्छी बात हो गई थी कि उनके वहाँ पर ट्रीज़ गिर गए थे कोकोनट के, और वह आगे जो दिन थे तब अपनी भूख शांत करने के लिए वो लोग जो थे कोकोनट खाते रहे। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friends, family in the open on the rooftop. अगले 2 दिन फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों तक प्रशांत जो था हडल्ड मतलब होता है एक साथ, अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ जो है घर की छत पर खुले में बैठा रहा। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, वो लोग ठंड से मतलब बहुत ज़्यादा जम से गए थे, और लगातार जो बारिश हो रही थी उससे उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर, बारिश का इतना पानी था जिससे कि प्रशांत के जो आंसू थे वो भी बह गए थे। मतलब प्रशांत जो है शुरू में तो मतलब रोता रहा, लेकिन अब जो है वो क्या सोच रहा था कि मतलब इतना पानी हुआ कि लग ही नहीं रहा था कि मतलब वो रो रहा है। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ सुपर साइक्लोन। कह रहे कि सिर्फ एक ही जो सोच थी, फ्लैश्ड मतलब माइंड में आना, तो एक ही सोच थी जो उसके दिमाग में बार बार आ रही थी कि क्या उसकी फैमिली ये जो फ्यूरी है सुपर साइक्लोन की, जो एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग ये जो सुपर साइक्लोन है, इससे बच पाई है क्या उसकी फैमिली। बार बार वो यही सोच रहा था, यही चीज़ उसके दिमाग में आ रही थी, जिससे कि वो बार बार मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा था। वॉज ही टू बी बिलीव्ड वंस अगेन, क्या उसे एक बार फिर से बिलीव्ड होता है अपने किसी क्लोज पर्सन को खोना, अपने किसी क्लोज पर्सन की डेथ हो जाना। तो कहते क्या उसे, क्योंकि अभी 7 साल पहले ही उसकी मदर की डेथ हुई थी, तो वो सोच रहा है क्या उसे फिर से किसी अपने को खोना पड़ेगा, क्या मतलब उसकी फैमिली ठीक है या नहीं है। 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years, 2 दिन मतलब बाद के जो 2 दिन थे प्रशांत को ऐसा लग रहा था मानो 2 साल हो। The rain ceased and the rain water slowly began to recede, बारिश रुक गई थी और जो रेन का वाटर था वो धीरे धीरे रिसीड हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, कम होता जा रहा था। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, प्रशांत ने निश्चय किया कि अब बिना कुछ देर के वो अपनी फैमिली को देखेगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत खतरनाक थी। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, और उसकी फ्रेंड की फैमिली ने उससे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी देर वो और रुक जाए। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना था। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद द लॉन्ग स्टर्डी स्टिक and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters। कहते हैं उसने अपने साथ एक लंबी सी मोटी सी स्टिक ले ली और अपनी 18 किलोमीटर की एक्सपीडिशन मतलब जर्नी, जो उसकी जर्नी थी उसके गांव वापस जाने की, वो उसने जो इतना पानी भरा हुआ था उसमें शुरू करी। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये ऐसी जर्नी थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकता है। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, उसे लगातार अपनी स्टिक जो थी यूज़ करनी पड़ी थी पानी में ये देखने की रोड कहाँ पर है, कहाँ पे वो चले। तो वो जो मोटी सी वो जो स्टिक लेकर आया था उससे जो था बार बार उसे पानी में नीचे दबा के देखता कि यहाँ रोड है, उसे यहाँ पर चलना है। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, और ये देखने के लिए कि कहाँ पर पानी जो शैलो मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा डीप ना हो, कि कहाँ पर पानी ज़्यादा डीप नहीं है वो कहाँ से जाए। तो ये सारी चीज़ें वो अपनी स्टिक से कर रहा था और लगातार करता जा रहा था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, कई बार तो उस जो वहाँ पे पानी था उसकी कमर तक डीप था हो जाता था और उसकी जो चलने की स्पीड थी वो कम हो जाती थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कई बार ऐसा हुआ कि जो रोड था वो उसे नहीं मिल पाता था, रोड ही नहीं दिखता था और उसे जो है स्विम करके आगे जाना पड़ता था।
After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. कुछ दूरी पर जाकर उसे चैन मिला जब उसने उसके एक अंकल के दो फ्रेंड देखे जो कि उसी के गांव में वापस जा रहे थे. They decided to move ahead together. उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे इकट्ठे जाएंगे. As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. जैसे जैसे वो आगे वेडेड मतलब होता है स्विम करके जाना, जैसे जैसे वो आगे तैरते हुए पानी में से जा रहे थे, जो सीन उन्होंने देखा, विटनेस किया, करना मतलब देखा, वो और भी ज़्यादा क्या होता जा रहा था, मैकेबर होता है हॉरिबल, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता जा रहा था. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. जब वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्हें अपना रास्ता बनाने के लिए बहुत सारी ह्यूमन बॉडीज़ की, मतलब ह्यूमन इंसानों की जो डेड बॉडीज़, आदमी, औरतों और बच्चों की, और जो बहुत सारे जो जानवर की डेड बॉडीज़ जैसे डॉग्स की, कुत्तों की, गॉट्स की, और जो घर में मतलब काऊ बफेलो वगैरह पाले जाते हैं, उन सब की जो डेड बॉडीज़ थी उनके आगे पानी के बहाव से मतलब आगे तैरती आ रही थी. उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रशांत और उसके जो साथ में दो और थे लोग, उनको धक्का मार के मतलब हटा के आगे बढ़ना पड़ रहा था. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. प्रशांत अब और बहुत ज़ोर से रोने लग गया था. ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटेस्ट्रॉफ. और वो श्योर था, उसे यकीन था कि उसकी फैमिली जो थी वो इस कैटेस्ट्रॉफिक डिज़ास्टर, इस तबाही से नहीं बच पाई होगी. तो मतलब सोचिए किस तरह से जैसे वो पानी में चलते जा रहे हैं, उनके आगे डेड बॉडीज़ आ रही है. तो प्रशांत जो था मतलब उसको लग रहा था कि इतने ज़्यादा लोग मर गए, इतनी तबाही हो रही है और घर में मतलब दिख रहा है, तो उसको ये लगता जा रहा था कि वो जो है उसकी फैमिली जो है वो भी बच नहीं पाई होगी. इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा. और क्या होता है लास्ट में प्रशांत जो है अपने विलेज कालीकुडा में पहुंच जाता है. हिज हार्ट वेंट कोल्ड. उसका जो दिल था वो डरा हुआ था. वेयर देयर होम वन स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ. जहाँ कभी उनका घर खड़ा हुआ करता था, अब वहाँ पर सिर्फ घर की छत ही बची हुई, घर की छत के कुछ पार्ट बचे हुए थे, मतलब जो थोड़ा बहुत ही बचा हुआ था, बाकी जो उनका पूरा घर जो है बह गया था. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर. और उनके घर का कुछ सामान जो क्या हुआ था, मैंगल्ड, फंसा हुआ था टेढ़ा मेढ़ा सा, जो ट्री की ब्रांचेस में जो कि पानी के ऊपर दिख रहा था, उनमें उसके घर का एक जो कुछ सामान था वो ऐसे मुड़ा हुआ सा टेढ़ा मेढ़ा सा उस ट्री में फंसा हुआ दिख रहा था. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. अब प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, वो रेड क्रॉस एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते है, आपने नाम सुन रखा होगा. तो वहाँ पर मतलब रेड क्रॉस ने एक शेल्टर हाउस बना दिया था. जैसे ये जो रेड क्रॉस वाले हैं, ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहाँ कहीं भी तूफ़ान, कोई नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह होता है, तो वहाँ पर ये लोग अपनी हेल्प करते हैं, मतलब शेल्टर हाउसेस वगैरह बनाते हैं. तो प्रशांत के गांव में जो रेड क्रॉस का शेल्टर हाउस था, प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर जाकर देखेगा अपनी फैमिली को. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. और मतलब वहाँ पे जब प्रशांत अब रेड क्रॉस में जहाँ पहुँचा शेल्टर हाउस में, वहाँ भीड़ में सबसे पहले उसने जिसे देखा वो उसकी ग्रैंड मदर थी. मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब उनकी नानी थी. वीक विद हंगर शी रश्ड टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आइज ब्रिमिंग. और वो भूख से मतलब वो भी वीक हो गई थी. वो भागकर उनके पास आई. उनके हाथ जो थे बिल्कुल ही मतलब बेजान से लग रहे थे. आंखें जो थी वो भी ब्रिमिंग थी, मतलब आंसुओं से भरी हुई थी. इट वॉज अ मिराकल. ये एक तरह से चमत्कार ही था. दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड. उन लोगों ने भी ये मान लिया था कि प्रशांत जो है वो मर चुका होगा. मतलब प्रशांत की फैमिली जो कि शेल्टर हाउस में थी, उनको भी लग रहा था कि प्रशांत नहीं बचा होगा, और इधर से प्रशांत को भी लग रहा था कि उसकी फैमिली जो है वो नहीं बची होगी. राइट. One quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief.
मतलब बहुत जल्दी से ये बातें फैलने लग गई और उसकी जो फैमिली थी वहाँ पर शेल्टर हाउस में, सारी फैमिली जो थी उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई और उसको जो है हग किया, उसको गले लगाया और चैन की सांस ली। प्रशांत एंशियसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप। प्रशांत ने एक मतलब उसमें होता है एंशियसली, मतलब एक निराशा से, मतलब ये देख लिया था, स्कैन कर लिया, देख लिया था कि मोटली मतलब बहुत ही डेस्परेट और बैटर्ड मतलब इंजर्ड, बहुत ही ज़्यादा चोटें लगी। जो उनकी फैमिली थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उदास थी और बहुत चोटें लगी हुई हैं उसको उनको, तो वो देख लिया था। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। उसके भाई बहन, चाचा चाची, सब उनको उसको वहाँ पर चारों तरफ दिख रहे थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह तक ही टुक इन मतलब अंदाज़ा लगा लेना, तो उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि जो शेल्टर है उसकी जो डेस्परेट जो सिचुएशन है उसका अंदाज़ा लगा लिया था और उसने डिसाइड किया टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। गेट ए ग्रिप मतलब अपने आप ही, मतलब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे ही कुछ करना है, तो उसने अपनी कमर कस ली। ग्रिप ओवर, गेट ए ग्रिप ओवर मतलब कमर कस लेना, मतलब डिसाइड कर लेना कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उसने ये फील कर लिया था, सेंस कर लिया था, फील कर लिया था कि जो डेथली ग्रीफ मतलब बहुत ही ज़्यादा वाली जो उदासी, जो परेशानी है, वो जो इस शेल्टर में मतलब फैली हुई है, वो परेशानी, वो दुख फैला हुआ है जो इस शेल्टर में 2500 लोग जो यहाँ पर रह रहे, 2500 लोगों का जो भीड़ है यहाँ पर रह रही है। तो प्रशांत ने देख लिया था कि वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ में है, दुख में है। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। गांव में 86 लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और 96 हाउसेज जो थे वो पानी में तबाह हो गए थे, बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। अब शेल्टर में उनका चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टुमल्ट ऑफ पीपल। अब वो कहते हैं कि 4 दिन हो गए थे, अभी तक तो वो लोग ग्रीन कोकोनट खा के सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन अब वो भी बहुत कम हो गए थे। सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, जो इतने ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर, इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ और जो शोर है उनका, उनके बीच में ये जो अब जो बचे हुए ग्रीन कोकोनट थे वो भी बहुत कम पड़ेंगे अब। Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. प्रशांत जो कि सिर्फ 19 साल का था, उसने डिसाइड किया कि वो ही अब उसके विलेज को लीड करेगा, लीडर बनेगा अगर कोई और नहीं करता है तो। He organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने एक यंग लोगों का और अपने से बड़े लोगों का भी एक ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो मर्चेंट जो व्यापारी हैं उनको प्रेशराइज करेंगे, उन पे दबाव डालेंगे कि वो अपना जो चावल है वो थोड़े से उनको दे दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फली wading थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फ्लड फॉर द एंटायर शेल्टर। और इस बार जो इनकी जो डेलीगेशन थी, इनका जो ग्रुप था, वो सक्सेसफुल रहा और वो ट्रायम्फली होता है मतलब जीत कर वापस आया, मतलब उनको जो था वो अनाज मिल गया था, चावल मिल गए थे। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर विद फ्लड फॉर एंटायर शेल्टर। और वो कैसे आए वहाँ से? वेडिंग करते हुए, मतलब स्विमिंग करते हुए, जो पानी का लेवल जो कम हो रहा था और अपने साथ वो पूरे शेल्टर में जो पानी भरा हुआ था उसमें वो खाना लेकर आए, स्विम करते हुए, तैरते हुए खाना चावल वगैरह ले आए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। किसी को परवाह नहीं थी कि जो चावल लाए थे वो सड़ रहा था, मतलब कि चावल जो था वो अच्छा नहीं था, लेकिन वहाँ पर इन लोगों को जो है 4-5 दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था, तो उनको वो चीज़ भी ठीक लग रही थी, अच्छी लग रही थी। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर टू लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। अब जो ट्रीज़ की जो ब्रांचेस, जो शाखाएं गिर गई थी पेड़ों की, उनको इकट्ठा किया गया और जलाया गया। लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। अब क्योंकि वो जो ब्रांचेस थी वो भी गीली थी,
तो अब उनमें से जो फायर जली वो कैसी थी, रिलक्टेंट मतलब होता है हेजिटेट करना, मतलब वो भी इतनी ज़्यादा धीरे धीरे जल रही थी कि मतलब जैसे कोई जो होता है रिलक्टेंट हो रहा है, शर्मा रहा हो जैसे, तो वो भी मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो है उन गीली लकड़ियों में से जो आग थी वो बहुत ही धीरे निकल रही थी, और उस पर उन्होंने जो थे राइस बनाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बैलीज। 4 दिनों बाद पहली बार ऐसा हुआ था, जो शेल्टर में जो सर्वाइवर्स थे, जो मतलब बचे हुए जो लोग थे साइक्लोन से, जो लोग सर्वाइव कर गए थे, बच गए थे, उन्होंने पेट भर के खाना खाया था। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, and to tend the wounds and fractures of the many who had been injured. अब उसका अगला स्टेप क्या था, आगे उसको क्या काम करना था, एक यूथ वॉलंटियर्स होते हैं जो अपनी इच्छा से काम करते हैं बिना किसी पैसे के, कोई पैसा नहीं लेते हैं, वो अपनी इच्छा से काम करते हैं, एक तरह से सोशल सर्विस जो करते हैं, ठीक है। तो उसने एक टीम ऑर्गेनाइज की यंग वॉलंटियर्स की, और उनका काम क्या था, शेल्टर को जहाँ पर फिल्थ मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी, कहीं पर यूरिन, लोगों की वॉमिटिंग, और जो डेड बॉडीज़ तैर रही थी, और जो लोग थे वहाँ पर जख्मी थे, कईयों को फ्रैक्चर हो रखा था, उन सबको मतलब पहले तो गंदगी ठीक करना, और जो लोग घायल थे उनको जो है देखना, उनकी देखभाल करना, तो ये उनका अगला काम था। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. 5वें दिन एक मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ा शेल्टर के ऊपर से, और उससे कुछ फूड पार्सल जो है नीचे गिराए। अब आपने देखा होगा, जैसे सुना होगा कि जो कहीं पर जहाँ पर भी तूफ़ान वगैरह आते हैं तो वहाँ पर हेल्प कैसे की जाती है, जो मिलिट्रीज़ होती है वो हेलीकॉप्टर के थ्रू ऊपर से देखती है, और ऊपर से ही जो है खाना वाना जो पैक्ड फूड होता है वो नीचे फेंकते जाते हैं। तो 5th डे उनको जो है पार्सल नीचे, उनको मतलब हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरा और उसने नीचे जो है खाने के पार्सल्स फेंके। इफ़ इट देन डिड नॉट रिटर्न, और फिर उसके बाद वो हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। अब यूथ का क्या काम था, जो वॉलंटियर्स थे उनका क्या काम था, उन्होंने शेल्टर में से खाली बर्तन इकट्ठे किए। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों को इकट्ठा किया, और वो बच्चे क्या किया, उन्होंने उनको लेटा दिया ज़मीन पर, मिट्टी के ऊपर, पानी जहाँ पे शेल्टर में पानी भरा हुआ था उसके पास में मिट्टी पर ही उन्होंने क्या किया, बच्चों को लेटा दिया, और उनके स्टमक्स के ऊपर, उनके पेट के ऊपर वो खाली बर्तन रख दिए। और वो इससे क्या बात बताना चाहते थे, वो जो वहाँ से हेलीकॉप्टर गुजर रहे थे ऊपर से, वो उन तक ये मैसेज देना चाहते थे कि वो लोग भी भूखे हैं। देखो ये यहाँ पर इस सीन में आप देखो, ये बच्चे कैसे मतलब लेटे हुए हैं मिट्टी पर, और इनके ऊपर जो है पेट के ऊपर खाली बर्तन रख दिए, ताकि ऊपर से जो जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स वो देखें कि हाँ ये लोग भी भूखे हैं। तो इस तरह से जो यूथ था उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया हेलीकॉप्टर्स को। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। और मैसेज उनका सच में जो था उनको मिल गया था हेलीकॉप्टर्स को, और उसके बाद से वहाँ पर हेलीकॉप्टर जो था रेगुलर राउंड लगाने लगा था शेल्टर के, और वो हवा में से ही फूड के पैकेट गिराता था, और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो गिराने लग गए थे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। प्रशांत ने देखा बहुत ज़्यादा जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए थे। ऑर्फन मतलब अनाथ हो जाना, जिनके पेरेंट्स की मतलब डेथ हो गई थी। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप ए पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उसने उन बच्चों को इकट्ठा किया और उनके लिए एक पॉलीथीन शीट का एक शेल्टर बना दिया। Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. जो वुमेन थी उनको वहाँ पर इकट्ठा किया और उनको बोला गया कि उनकी ये ड्यूटी लगा दी गई। एक तरह से मोबिलाइज मतलब होता है
मतलब रेडी करना किसी चीज़ के लिए। तो उनको रेडी किया गया, उनकी ड्यूटी लगा दी कि वो इन बच्चों को देखेंगी, जबकि जो मेन थे उनको ये कहा गया कि वो इस जो शेल्टर है यहाँ पर फूड खाने की चीज़ें और मटेरियल है वो सब यहाँ पर दिया जाए। तो मेन इस चीज़ का ध्यान रख रहे थे और वुमेन जो थी वो वहाँ पे बच्चों का ध्यान रख रहे थे। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए प्रशांत ने ये रिकॉग्नाइज किया, ये पहचाना, ये देखा कि जो बच्चे हैं और जो विमेन हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो चुकी है वो और भी ज़्यादा दुख में डूबते जा रहे हैं। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. उसने वहाँ की विमेन को समझाया कि वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, एक NGO ने एक प्रोग्राम चलाया था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रशांत ने विमेन को वहाँ पर समझाया कि वो उस जो प्रोग्राम है उसके लिए काम करना शुरू करे, और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स वगैरह खिलाने शुरू किए, गेम खिलाने शुरू किए। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। क्योंकि उसको खुद को क्रिकेट बहुत पसंद था तो उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत अपने वॉलंटियर्स के साथ बिजी हो गया। विडोज़ जिनके, वो लेडीज़ जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है उन्हें विडोज़ कहा जाता है, विधवा। तो विडोज़ की और उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी उनको जो है ब्रोकन पीसीज ऑफ देयर लाइव्स, मतलब जो उनकी लाइफ के टूटे हुए पीसीज थे, एक तरह से कहा जाए जो उनकी बिखरी हुई लाइफ थी, प्रशांत और उसके जो वॉलंटियर्स थे वो उन विडोज़ और उन बच्चों की हेल्प कर रहे थे ताकि वो उन बिखरे हुए पीसेस को इकट्ठा कर सके, मतलब अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सके अच्छे से। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। गवर्नमेंट का सबसे पहले प्लान ये था कि अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाए जाए। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love. लेकिन क्या हुआ, ये जो this step was successfully resisted, ये जो स्टेप उठाया गया था इसको मतलब इसका विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ऐसा फील किया जा रहा था कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पलेंगे बढ़ेंगे बिना प्यार के, मतलब वो जब बढ़ेंगे तो उनको प्यार नहीं मिलेगा। एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, क्योंकि उन्हें मतलब ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पे क्या लग रहा था प्रशांत और गांव वालों को कि बच्चे जहाँ पर इन लोगों को बच्चों को पाला जाएगा वहाँ पे उनको प्यार नहीं मिलेगा, और विमेन जो है उनके ऊपर एक स्टिग्मा होता है, डिसग्रेस, मतलब एक तरह से उनको एक अकेलापन और बहुत ही मतलब सोसाइटी में ऐसे लगेगा कि उनकी डिसग्रेस, उनकी जो है उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत के ग्रुप ने ये सोचा कि जो ऑर्फन बच्चे, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको वापस से सेटल किया जाए उनकी अपनी ही कम्युनिटी में, पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मतलब न्यू फोस्टर फैमिलीज़ बनाई गई। फोस्टर फैमिलीज़ क्या होता है? वो फैमिली जो कि मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो दूसरे लोग जो आके हैं उनकी गार्जियनशिप ले लेते हैं, उनकी कस्टडी ले लेते हैं, तो वो फैमिली बन जाते हैं, तो उन्हें फोस्टर फैमिली कहा जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे फोस्टर फैमिलीज़ बनाई जाए जिसमें जो ऐसी विधवाएं जिनके बच्चे नहीं हैं और उनको इकट्ठा किया जाए, और ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली में और बड़े लोग नहीं रह पाए हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई है उनके बड़े लोगों की, उनके पेरेंट्स की, तो उनको जो है ऐसे लोगों के साथ इकट्ठा कर दिया जाए जिनके बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो इस तरह से फोस्टर फैमिलीज़ बनाई गई। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। अब वो क्या कह रहे हैं, सुपर साइक्लोन की तबाही को बीते हुए 6 महीने हो गए थे। This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain.
वो कहते हैं अब तक प्रशांत की जो वुंडेड मतलब जो इंजर्ड चोट लगी हुई, जो उसको अंदर से जो धक्का लगा था एकदम से मतलब इस तूफान से, अब वो धीरे धीरे उभरने लगा था, क्योंकि उसके पास अपने पेन अपने दुखों का के बारे में सोचने का टाइम नहीं था. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in the darkest hours of grief. कि उसका जो हैंडसम बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा जो उसका फेस था, उस गांव की जो विधवाएं और जो अनाथ बच्चे थे जब बहुत ज़्यादा दुख में होते थे, तो उसी के चेहरे को देखकर उन्हें भी हिम्मत मिलती थी, उनमें भी स्ट्रेंथ आ जाती थी, उनको भी उसके चेहरे को देखकर ताकत मिल जाती थी. तो इस तरह से मतलब प्रशांत ने जो था वहाँ पर एक लीडर की तरह रहकर उस गांव की अपने गांव की हेल्प करी. So this was your chapter. I hope you all must have understood. Thank you.